जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हमारे पास जो है सिंपल केस नंबर 6 केस नंबर 6 है। दैट इज़ हमारे पास है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्या होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन? अगर हम लोग इसको देखें तो बड़े सादे से लफ्ज़ों में हम लोग अगर इसमें देखें तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या है कि नॉर्मली कस्टमर के पास बेटा पैसे नहीं होते, टाइम नहीं होता। मतलब क्लाइंट, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अपने बिल पकड़ें और बैंक के पास जाएं और क्लाइंट्स के पास जाएं और उनसे पैसे कलेक्ट करके लाएं। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अपने क्लाइंट को कहते हैं जनाब ये मेरा बैंक है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप मेरे बैंक में जाएँ और मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दें मेरे पास। मतलब डायरेक्टली पैसे ही लेने हैं ना, तो क्या जाके क्लाइंट से पैसे लेने से बेहतर है क्या हम वो बिल किसको देते हैं? बैंक को देते हैं। और क्लाइंट फिर एट दी ड्यू डेट वो जो है पेमेंट जो है बैंक में जमा कराया था और हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो अगर हम लोग इसकी स्टोरी तो बड़ी सादी सी है कि क्वेश्चन देखें तो हमारे पास था अब्दुल्ला सोल्ड गुड्स टू रजा। एक बॉल पेन सही चल नहीं रही। फॉर रुपीज 10,000 and draw him a bill for 3 months on January 1st 2010। ठीक है, बिल ड्रॉ हो गया। ऑन द सेम डेट अब्दुल्ला sent this bill to bank for collection। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल रजा मेट द बिल। रजा ने बिल अदा कर दिया। रिक्वायरमेंट गिव जनरल एंट्रीज in the books of all respective parties। ओके, अब हमारे पास 3 कौन कौन है जनाब? एक हमारे पास है जी अब्दुल्ला, रजा एंड बैंक। फाइन। अच्छा, एक बात ज़हन में रख लें इन दोनों, चले मैं जब एंट्री समझाता हूँ तब उस बात को एंट्री करता हूँ तब समझाता हूँ। सबसे पहले जी 1 जनवरी 2010, जनवरी 1 2010 अब्दुल्ला ने चीज़ें बेची हैं तो एंट्री क्या होगी? रजा डेबिट और सेल्स क्रेडिट फॉर रुपीज़ 10,000। अगर अब्दुल्ला ने बेची हैं तो रजा ने खरीदी हैं, परचेज डेबिट और अब्दुल्ला क्रेडिट। समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको डिटेल डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। जो नई चीज़ आएगी उसको समझाता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे देखें जनाब। अब्दुल्ला ने साथ ही बिल ड्रा हो जाता है, क्योंकि बिल ड्रा ना हो तो पैसे देने से इनकार कर देता है। बिल रिसीवेबल डेबिट और रजा क्रेडिट। तो जो काम हमें पहले आता है वो तो कर लेना 10,000 से। और फिर ये क्या करेगा? अब्दुल्ला डेबिट और
बिल्स पेबल क्रेडिट 10,000 फाइन। आगे अब वो काम आ गया। अब वो कहता है कि जो ऑन द सेम डेट, इसी दिन अब्दुल्ला ने वो बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया है फॉर कलेक्शन। एक बात को ज़हन में रखें, डिस्काउंट ऑफ बिल भी बैंक को जाता था, लेकिन वो बिल हम बैंक को बेचते थे, सेंड नहीं करते थे, यानी कि सेल कर देते थे, बेच देते थे। मतलब हमने उसको वो दे दिया, उससे पैसे ले लिए, लेकिन इसमें हमने सिर्फ उसको कस्टोडियन बनाया है, उसको बिल दिया है कलेक्शन के लिए, बेचा नहीं है। तो इस बात को ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो अब्दुल्ला की जेब से क्या जा रहा है, बिल रिसीवेबल जा रहा है, जो चीज़ जाएगी उसको वो क्या कर देगा, क्रेडिट। बिल रिसीवेबल तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 10,000। अब वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल बेचा नहीं है, सेंड किया है, सेल नहीं किया। मतलब सेल की नहीं किया, सेंड किया है। तो जब दिया है तो क्या वो पैसे आ जाएंगे, नो। जब तक रजा उसकी पेमेंट नहीं करेगा बिल के पैसे नहीं आएंगे। तो क्या अब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नहीं। तो अब फिर हम क्या लिखेंगे इसमें, बैंक नहीं लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन। एक नया खाता खोला जिसका नाम है बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब पैसे नहीं आए लेकिन एक अकाउंट ओपन कर लिया जिसका नाम है बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल जा रहा है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब सवाल ये पैदा है कि बैंक इसकी क्या एंट्री करेगा। एक बात को याद रखें बेटा, बैंक फॉर कलेक्शन की बैंक कोई एंट्री पास नहीं करता। आप लोगों को मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जगह खाली नहीं छोड़नी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि बैंक फॉर कलेक्शन की बैंक कोई एंट्री पास नहीं करता। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको बिल दिया है, सपोज आप एजेंट हो। इसकी मिसाल इसी तरह ही है कि जस्ट लाइक मैंने अपनी शॉप पे अपना एक बंदा रखा हुआ है जिसको मैंने कलेक्शन के लिए रखा हुआ है। मैं उसको बिल देता हूँ, जाओ यार फलां बंदे से पैसे लेके आओ। तो क्या जब मैं उसको बिल दूंगा तो क्या उसके पास पैसे आ जाएंगे, नहीं। अनटिल और अनलेस जब तक वो क्लाइंट आगे से पेमेंट नहीं करे तब तक पेमेंट नहीं आएगी। जब पैसे नहीं आएंगे, ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो उसकी एंट्री भी नहीं होगी। इस बात को ज़हन में रखिएगा। अब आगे ड्यू डेट, 3 महीने का बिल है तो 4 अप्रैल 2010 को ड्यू डेट आई। अब ये पेमेंट करेगा तो बिल पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट। और जेब से क्या जा रहा है, कैश। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 10,000। अब पैसे आएंगे बैंक के पास। बैंक के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश डेबिट। लेकिन क्या वो पैसे बैंक के हैं, नो, वो पैसे अब्दुल्ला के हैं। तो बैंक अब्दुल्ला के अकाउंट में डाल देगा। अब्दुल्ला क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 10,000। अब अब्दुल्ला का बैंक बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो अब अब्दुल्ला के पास पैसे आएंगे तो अब्दुल्ला का बैंक क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे डाले हैं। अब्दुल्ला बैंक डेबिट और क्रेडिट किसको करेगा, जो खाता खोला था ना बैंक फॉर कलेक्शन, पेमेंट आ गई है तो ये खाता क्लोज हो गया। अकाउंटिंग में किसी चीज़ को क्लोज करना हो तो चीज़ डेबिट हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट हो तो क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 10,000। ठीक है बेटा। तो ये आप लोग का जो है बैंक फॉर कलेक्शन का टोटल केस है। इस बात को ज़हन में रखें कि ये दोबारा मैं पेमेंट की एंट्री करता हूँ कि जब रज़ा ने पेमेंट की तो बैंक बिल पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया। अब वो पैसे बैंक के पास आ रहे हैं, तो बैंक के पास कैश आ रहा है लेकिन पैसे बैंक के नहीं हैं, बैंक अब्दुल्ला के हैं, तो अब्दुल्ला के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद वो अब्दुल्ला का बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक को डेबिट कर दिया, और जो उसने खाता खोला था बैंक फॉर कलेक्शन का वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ख़त्म। तो बेटा होमवर्क अपने ज़िम्मे रख लें। परसों इंशाल्लाह लतीफ़ हम लोग प्लस क्वेश्चन भी करेंगे और बाकी चीज़ें भी इसमें आखिरी केस भी करेंगे और सवाल साथ में सवाल भी करेंगे। होमवर्क है इसी का 3 टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।